नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फरवरी 2025 में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रूप में देखा जा रहा है। इस समिट के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियों की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में इसे प्रदेश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आयोजन बनाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करने के लिए 23-24 फरवरी को मध्य प्रदेश आ रहे हैं और उनके इस दौरे से पहले सियासी गर्मी भी अपने चरम पर है। जहां एक तरफ राज्य सरकार और बीजेपी इसे मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर मान रही है, वहीं विपक्ष इस आयोजन पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और प्रदेश की गंभीर समस्याओं पर उनसे मुलाकात का समय मांगा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता पिछले कई सालों से तमाम समस्याओं का सामना कर रही है और इन मुद्दों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये आयोजन राज्य का सबसे बड़ा आयोजन बनने की दिशा में है। सबकी निगाहें इस समिट पर हैं, लेकिन इसके पहले सियासत ने इसका रंग बदल दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा है ताकि वो मध्य प्रदेश की जनता की चिंताओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर उनसे बात कर सके। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया। फिर सिंघार ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त मांगा और उन्हें याद दिलाया कि प्रदेश की समस्याएं अनदेखी हो रही हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए सरकार से सवाल किए हैं। उनका कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से नौकरी और रोजगार का क्या लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाखों बेरोजगार हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य विषयों के ग्रेजुएट्स भी शामिल हैं। कमलनाथ ने ये भी पूछा कि इस समिट से इन बेरोजगारों को कितना फायदा होगा। प्रधानमंत्री 48 घंटे हो गए, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई हमारे अनुरोध का, मुलाकात का कोई अभी तक इन्विटेशन नहीं आया, कोई संदेश नहीं आया। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, हमारे भी सुझाव, विपक्ष के भी सुझाव, प्रदेश के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मिलना चाहते? विदेश में जाकर आम जनता से मिलना चाहते, मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलना चाहते। तो प्रधानमंत्री जी देश में क्या संदेश देना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आपके चैनलों के माध्यम से मेरा अनुरोध है, विपक्ष के विधायक हम लोग उनसे मिलना चाहते, इस अनुरोध को स्वीकार करें। और नहीं मिलना चाहते तो स्पष्ट बता दें कि नहीं मिलना चाहते। बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए इसे केवल एक सियासी ड्रामा बताया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब तक सत्ता में रहते हुए प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाई और अब चुनावी फायदे के लिए सवाल उठा रही है। बीजेपी के अनुसार डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है और इस समिट से प्रदेश को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। बीजेपी का कहना है कि इस समिट के जरिए रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे और राज्य के विकास में नई गति आएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी अपनी सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस समिट से राज्य को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को मध्य प्रदेश की तरक्की से हमेशा से दिक्कत रही है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के एक वर्ष भर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो प्रस्तावित है, उसी समय जो निवेशकों मध्य प्रदेश में आकर्षित हो रहे हैं, जो निवेश आ रहा है, उसको कहीं न कहीं हतोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के बयान कांग्रेस दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विकास की गति पकड़ रहा है, उद्योगों की गति पकड़ रहा है, तो उस रूप से कांग्रेस का इस प्रकार से प्रयास निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के निवेशकों को हतोत्साहित करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री की सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है, जबकि विपक्ष इसका विरोध कर रोजगार और विकास से जुड़े गंभीर सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ये 36 पत्तियां खेल रही हैं और एक सवाल सबके मन में है, क्या इस समिट से मध्य प्रदेश की जनता को सच में फायदा होगा या ये विपक्ष के आरोपों के मुताबिक एक इवेंट बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। जी
BIS, चिट्ठी पत्री और सियासत, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी है। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनूप दिबोलिया जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनूप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, लगातार प्रदेश की समस्याओं को लेकर विपक्ष अपनी आवाज मुखर करता रहा है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है, जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आपको समय मांगना पड़ रहा है? जी बिल्कुल सही सवाल पूछा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक तो सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों की बात नहीं पहुंच पा रही, तो विपक्ष की बात क्या पहुंच पाएगी। अमित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 मैम, आपकी आवाज मिल रही है। जी, तो अब उन लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन लोगों को खुले मंचों का और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का और जगह जगह दूसरे तरीकों का, विधानसभा के सदन का इंतजार करना पड़ रहा है। तो आप विपक्ष की तो स्थिति समझ ही सकते हैं। दूसरे, आपने एक अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता भाई एक बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा समिट, ये लाइन ना मैंने पहली बार सुनी है और ना मैं ऐसी अभी, क्योंकि 3-3.5 साल का समय बाकी है, कि ये मैं आखिरी बार सुनूंगी। पर नतीजा वही निकलता है, ढाक के 3 पात। चाहे सबसे बड़ा हर बार बोला जाता है कि ये इतिहास में सबसे बड़ा है, जिससे कि इससे पहले वाली सरकार की सारी चीजों को नकार दिया जाए और नए वाला जो है वो सबसे बड़ा है, पर रिजल्ट कुछ नहीं आता। और आप ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि ये जो है निवेशकों को हतोत्साहित करेगा। ये एक लूप लाइन में रास्ता देख लिया कि क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये केवल एक इवेंट रहेगा, हतोत्साहित करने के लिए जब निवेश नहीं आएगा तो कोई बहाना तो लेना पड़ेगा। तो अभी से ही वो लाइन बोलनी शुरू कर दी कि निवेशकों को, विपक्ष का ये बोलना कि इससे पहले अगर हम मांग रहे हैं कि कितने रोजगार मिलेंगे, ये जितने इतने लोग इतने शिक्षित हैं और इतने बेरोजगार हैं, तो इन लोगों को क्या मिलेगा इससे, तो अगर आप बता देंगे तो मेरे ख्याल में युवाओं का उत्साहवर्धन हो जाएगा। इसमें हतोत्साहित होने की क्या बात है। तो ये तो एक बहाना ढूंढने की अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी वंदना जी, बताने में क्या हर्ज है कि कितना निवेश आएगा, कितना रोजगार आएगा, और कांग्रेस के इस पत्र को बीजेपी क्यों सियासी ड्रामा मान रही है? क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष तो चिंता में है कि प्रदेश में कुछ समस्याएं हैं, अवगत करा देते हैं, समस्याएं दूर हो जाएंगी? देखिए, बिल्कुल सियासी ड्रामा भी है और अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रपंच और छछंद है, क्योंकि ये सारे छछंद तब नहीं हो रहे थे जब ये उमंग श्रृंगार जी मंत्री हुआ करते थे। तब तो ये लूट खसोट में लगे हुए थे कि किस प्रकार से कितना ज्यादा से ज्यादा धन भ्रष्टाचार से अर्जित कर सके। तब इन्हें जनता की कोई याद नहीं आ रही थी, जनता की समस्याएं याद नहीं आ रही थी। कुछ चीजें मैं पुरानी याद दिला दूं, क्योंकि जब इस प्रकार की बातें कही जाती हैं मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में, तो कुछ पूर्व की बातें भी याद दिलाना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, जिसे हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उसी को लेकर प्रतिबद्ध है। उसी के लिए उन्होंने 1 साल से प्रयास किया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स छोटे छोटे जिलों को, संभागों को चिन्हित कर कर वहां पर कराए हैं, ताकि वहां की भी जो लोग हैं उनके भी जितने भी कार्य हैं वो जनता तक पहुंच सके और निवेशकों के माध्यम से उन्हें उनका जो कार्य है उसमें उन्हें निवेश मिल सके। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही विजनरी प्रयास है, और एक विजनरी के साथ साथ मिशनरी लीडर भी हैं वो। जिस प्रकार से उन्होंने जापान को हमारा कंट्री पार्टनर बनाया, जिस प्रकार से यूरोप से वो निवेश लेके आए, जिस प्रकार से उन्होंने विदेश की यात्राएं की हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। और जब कांग्रेस पार्टी जब अपने बातें याद कराती है, तो जरा कांग्रेस पार्टी को एक बात याद दिला दूं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट -0.6 हुआ करता था। 2003 की मैं बात कर रही हूँ, जो अब 26% है। पिछले इनके जमाने से 50 गुना ज्यादा। इनके जमाने में 2003 में 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। आज 3.75 लाख करोड़ का बजट हमारे मध्य प्रदेश का है। रोडें जो हुआ करती थी वो 90,000 करोड़ रोडें हुआ करती थी। आज 5,12,000 वर्ग किलोमीटर रोडें, वो भी चमचमाते नेशनल हाईवे। इनके जमाने जैसी टूटी फूटी सड़कें नहीं, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। बिजली 2900 मेगावाट ये लोग जनरेट किया करते थे। आज हम 18,000 मेगावाट
बिजली जनरेट कर रहा है। और आज हमारे जो रीवा में सोलर प्लांट लगा हुआ है, दिल्ली की मेट्रो दौड़ रही है। ये मध्य प्रदेश के विकास को पिछले सालों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसको दर्शाता है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो स्वयं की निर्यात नीति लेकर आया है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और अति कुशल श्रमिक, 3 प्रकार के जो श्रमिक होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कोशिश करी कि हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बनाएं, युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाएं। उसके लिए जितने उद्योग धंधे मध्य प्रदेश में लग रहे हैं उसकी ट्रेनिंग युवाओं को दी जा रही है ताकि जब वो रोजगार उन्हें मिले तो वो कुशल और अति कुशल श्रमिक की श्रेणी का वेतन पा सके। और ये हमसे पूछते हैं, वो लोग हमसे पूछते हैं जो 56 सालों से राज कर रहे हैं और 3 राज्यों में जहां इनकी सरकार है वहां वेतन तक लोगों को नहीं मिलते हैं, वो हम पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। बहुत से ऐसे आंकड़े और हैं जो सेकेंड राउंड में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। चलिए, तो विपक्ष के लिए बहुत सारे आंकड़े पेश किए हैं बीजेपी ने। मैं रुक करूंगा हिमानी जी आपका, लेकिन उसके पहले वरिष्ठ पत्रकार अनूप जी का हम रुक कर लेते हैं। अनूप जी, कांग्रेस का पीएम से मुलाकात करने के लिए पत्र लिखना, क्या ये सियासी ड्रामा है जैसा कि सरकार बता रही है, या फिर एक वाजिब चिंता आप इसे मानते हैं? नहीं अमित जी, मैं इसको निष्पक्ष सरकार के रूप में सियासी ड्रामा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जी सर। जनता का कहने का ये अधिकार है और निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्रृंगार जी का प्रधानमंत्री को पत्र लिखना उनके नैतिक और सामाजिक दायित्व में आता है। जहाँ तक बात मध्य प्रदेश की है, सियासत चिट्ठी की जो आप बात कर रहे हैं जी, तो मध्य प्रदेश जनता का ये अधिकार है, नैतिक और मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार है। जितनी भी सबमिट हुई हैं उनके सबमिट के जरिए क्या हुआ, जनता को ये जानने का निश्चित रूप से अधिकार है। इसके पहले जो सरकार हुआ करती थी माननीय शिवराज सिंह जी, उस शिवराज सिंह की सरकार में जितनी भी सबमिट हुई है उसमें क्या हुआ, ये जनता का जानने का अधिकार है। और अगर इससे आगे की बात करूं, भोपाल जी सर जी, लगातार मेरी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज लगातार ये जी। मेरा एक पत्रकार को मानना था, मध्य प्रदेश के औद्योगिक नक्शे को देखते हुए उद्योगपतियों से बाकायदा बुला के एक ब्लूप्रिंट तैयार करना था और एक बाकायदा इन लोगों से बुला के बाकी राय मशवरा लेने के बाद एक खाका तैयार कर उसके निश्चित रूप से औद्योगिक विकास की दिशा में बहुत अच्छा कर रहा हूँ अमित जी। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर कदम अच्छा है और जिस तरह से पत्र लिखने की बात है तो संवैधानिक मौलिक अधिकार भी है जैसा कि अनूप जी बता रहे हैं। लेकिन हिमानी जी, जो आंकड़े पेश करती रही है सरकार, आज की डिबेट में भी जो पेश किए गए हैं, और जापान जैसा देश अगर इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कंट्री पार्टनर है, तो क्या आप नहीं मानती, विपक्ष नहीं मानता कि एक बहुत बड़ा प्रयास तो सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, तो नतीजे आने दीजिए? देखिए, मैं कोई भी मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए कोई भी प्रयास भी किया जाए जी, तो मैं उसको कोई किसी भी तरीके से गलत नहीं मानती। आप और हम सभी ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का, आपका, हमारा भला सिर्फ मध्य प्रदेश की भलाई में ही निहित है। तो मैं इसमें से किसी भी चीज को गलत नहीं मानती। लेकिन अगर कोई सवाल पूछा जाए तो वंदना जी ने जो अपने इतने बड़े वक्तव्य में सिर्फ अपनी बातें बताने से बदले और जो डिबेट का टॉपिक था उसके बदले जो कोसने का काम किया है, उसमें मैं जनता की तरफ से और मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ से कि आप इतने सारे आरोप लगाते हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं, खाली आरोपों से क्या होता है, आप उन आरोपों को साबित करके उन व्यक्तियों को सजा दिलवा दीजिए। जैसे कि अब आपके समय के आरोप जो घोटाले हैं सौरभ शर्मा के रूप में निकल के आ रहे हैं, समय समय पर आपके खुद के विधायक और मंत्रियों को इस तरह की बात बोलनी पड़ रही है। कल आपने शायद कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान नहीं सुना कि हम जांच इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि सभी जगहों पर हमारी परिषद है, पर आपको अच्छा काम करना चाहिए और इस तरह के वो नहीं करने चाहिए। परिषदों को और नगर निगम को समृद्ध बनाने का काम करना चाहिए और अपनी घर भरने से अच्छा है कि आप शहर की भलाई के लिए काम करें। आपने शायद सुना नहीं है कि आपके लोगों को खुद पब्लिक स्टेज पर ऐसा बोलना पड़ रहा है। फिर दूसरी मैं बात करूंगी कि कमलनाथ जी ने बात की थी, बहुत सारे शिक्षित जो डिग्रियां होती हैं, बीटेक, एमटेक, एमबीए, ऐसे शिक्षितों की बात की थी कि इनके रोजगार के लिए इन्वेस्टर समिट से क्या होगा। और वंदना जी, श्रमिक, अति श्रमिक और कुशल श्रमिक और श्रमिकों तक सीमित है। दूसरे, आपकी एक लाइन पर मुझे घोर आपत्ति है कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान देश था, अर्थव्यवस्था कृषि से चलती थी। अगर आप बोलती कि साथ साथ हम औद्योगिक बनाना चाहते हैं तो वो आपके हमारे मध्य प्रदेश की भलाई के लिए बहुत अच्छा होता, पर आपने बोला कि हम उसके बदले उसे औद्योगिक वो बनाना चाहते हैं। ये एक बहुत गलत
कदम है। अगर आपकी सरकार वाकई में ऐसा सोचती है तो इसको आपको फौरन इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। और अगर आपके मुंह से स्लिप ऑफ टंग के रूप में ये निकल गया कि आप कृषि प्रधान देश से उसको औद्योगिक प्रदेश बनाना चाहती हैं तो आप बहुत बड़ी गलती बोल चुकी हैं। आपको उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, ये मेरे व्यक्तिगत सलाह है। और अगर आपकी सरकार इसके क्षेत्र में काम कर जी कि आप कृषि से उसको औद्योगिक पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर विपक्ष आपके खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोलेगा और फिर हम आपको बताएंगे कि किसानों के जिन आय का और जिन बेहतरी का वादा करके आप सरकार में आए हैं आप उनके साथ ही हल नहीं कर सकते हैं। वंदना जी जवाब दीजिए कि क्या उद्योगों को अब ज्यादा बढ़ावा मिलेगा कृषि से इतर? देखिए अमित जी, देखिए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश था, है और सदैव रहेगा। लेकिन एक बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री जी की बहुत समझने वाली है, वो उन्होंने इस मध्य प्रदेश की नस को समझा है कि बिना उद्योग धंधों के हम जो युवा हमारे मध्य प्रदेश से पलायन कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, जो ये बीटेक एमटेक वालों की बात कर रही हैं, उन्हें हम नहीं रोक सकते। इसीलिए उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स के माध्यम से 4000 करोड़ के निवेश लेकर आए, कहीं ना कहीं विदेशों से भी करोड़ों रुपए के निवेश लेके आए। और अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑर्गेनाइज और प्लान किया गया है, जिसमें अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश में आकर निवेश करने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और देखिए कृषि तो हमारी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, था और सदैव रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश को हमें उद्योग के क्षेत्र में भी आगे ले जाना है, लाते गए हैं। और उसका सीधा जीता जागता एग्जाम्पल होती है पर कैपिटा इनकम, जो कि पहले 11,000 रुपीज हुआ करती थी, 11,000 रुपए, आज 1,41,000 पर वो पहुंच चुकी है। और उसे 2,35,000 पर ले जाने की अगले 5 सालों में मुख्यमंत्री जी का ये विजन भी है और ये मिशन भी है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने, मैं एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते बोलना चाहूंगी, जिस प्रकार से छोटे जिलों को चिन्हित किया। छोटे जिलों में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें बहुत सी कलाएं होती है, निहित होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको कई बार निवेश नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका जो कार्य है वो बढ़ नहीं पाता है। तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटे छोटे जिलों को चिन्हित किया है, शहडोल जैसा छोटा जिला, और इस तरह के छोटे जिलों को चिन्हित कर जिस प्रकार से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव वहां पर ऑर्गेनाइज कराए हैं, विपक्ष माने या ना माने, ये अपने आप में एक बहुत, लेकिन विपक्ष जो लगातार परेशानियों का जिक्र कर रहा है, वंदना जी, विपक्ष लगातार जिन परेशानियों का जिक्र करके पीएम से मिलने की बात कर रहा है, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई पहल हो सकती है कि उनकी बात वहां तक पहुंच जाए, फोरम तक रखा जाए? चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। आप पहले मुख्यमंत्री जी से बात करिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी से समय लीजिए। मुख्यमंत्री जी सदैव जनता के सबके मुद्दों को लेकर मुखर होकर मीडिया से बात करते हैं, विपक्ष का भी उन्होंने हमेशा सम्मान रखा है। तो आप मुख्यमंत्री जी से समय लीजिए। अगर आप मुख्यमंत्री जी समय नहीं दे तो आप प्रधानमंत्री जी तक जाइए। अब जवाब दीजिए हिमानी जी, क्या मुख्यमंत्री जी समय नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने सवाल की शुरुआत में ही कहा था? जी, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए किसी ऐसे प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती है कि पहले मुख्यमंत्री से मिलना होगा और मुख्यमंत्री से सदन के दौरान और मध्य प्रदेश में कई बार मुलाकात होती है। 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। ये एक आम नागरिक का भी पूरी तरह, जब हम अलग से वोट देते हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब अलग से हमने प्रधानमंत्री को वोट दिया है तो हमें किसी वाया जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, जैसा कि अनूप जी ने भी उससे बोला कि ये उनका अधिकार है। और वंदना जी, आपको बिल्कुल ये जानने की जरूरत है, ऐसे किसी प्रोटोकॉल का प्रावधान देश में नहीं है, हमारे कम से कम भारतवर्ष में तो नहीं है कि अगर किसी को प्रधानमंत्री से मिलना है तो उससे पहले उसको मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वंदना जी, क्या विपक्ष का सहयोग करेंगे पीएम से मुलाकात कराने के लिए, ताकि अपनी समस्याओं को, बातों को रख सके सामने? होती है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, और रीडिंग बिटवीन द लाइंस में वो आता है कि हम जिस राज्य में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक स्वस्थ राजनीति का अगर परिचय दें, हम अगर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री की बात हो रही है, अगर वो लोग आपस में समन्वय बनाकर बातचीत कर लें तो समस्याओं का निराकरण मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के विषय में जानकारी है, उनको समस्याओं के विषय में जानकारी है। अगर उमेश श्रृंगार जी
मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बातचीत करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा बोलने का उनका सार यह है कि ऐसा प्रोटोकॉल नहीं कि सीधे आप प्रधानमंत्री तक नहीं जा सकते, लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश की चिंता का विषय है, मध्य प्रदेश के विषय हैं, तो पहले क्यों ना आप मुख्यमंत्री जी से ही मिलकर उन्हें अवगत करा लें, तब समस्या का समाधान नहीं निकलता तब आप ऊपर लेवल तक जाएं। हिमानी जी की बातचीत नहीं हुई है मुख्यमंत्री से। पिछली बार इनके पेट में दर्द हो गया था राज्यपाल जी से, जब उमंग सिंगार जी ने आऊंगा वंदना जी, क्योंकि ये लोग जो झूठा नैरेटिव दिखाने का पूरे देश में काम करते हैं वो कहीं टूटा जाए इसलिए इनको बौखलाहट होती है। ये एक तरीका मुझे समझ में आता है कि सही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया है। हिमानी जी उसी पर मैं जवाब ले रहा था, और हिमानी जी ने जैसा कि कहा कि नहीं बात रखी जा पा रही है, इसी वजह से हम ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन अनूप जी, अब चूंकि जीआईएस समिट सामने है, प्रधानमंत्री केवल 2 दिन के लिए, यहाँ कहें कि 1 दिन के लिए जैसे कि उनके प्रोटोकॉल में निर्धारित होगा, वो भोपाल पहुंचेंगे, काफी औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। ऐसे में क्या मानकर चल रहे हैं अनूप जी की भव्यता तो निश्चित तौर पर प्रदर्शित की जाएगी जीआईएस की जब पीएम उद्घाटन करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के जो विषय है, लगातार जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, क्या वो दरकिनार हो सकते हैं, आप मानते हैं? देखिए अमित जी, मैं पिछले 20 साल की बात करूं मध्य प्रदेश जी, निश्चित रूप से वंदना जी की एक बात से सहमत हूँ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन हम इंडस्ट्रियलिस्ट को जो देश के बड़े इन्वेस्टर आना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तकनीकी दिक्कत है वो ये है कि बिजली बहुत महंगी है यहाँ पर। जी, बिजली के महंगी होने के कारण क्या होता है, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आने से कतरा। सिंगल विंडो सिस्टम की लगातार मांग की जा रही थी कि सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उस सिंगल विंडो के माध्यम से हो जाएं और जमीन की उपलब्धता सहजता से हो सके। ये 2 व्यवस्था, एक तो बिजली की, पानी की और जमीन की, किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये 3 बड़ी बुनियादी जरूरत, ये बुनियादी जरूरत होती है। और इस बुनियादी जरूरत को यदि किसी इन्वेस्टर को उपलब्ध कराया जाता है, मैं हालांकि एक चीज बताना चाहती हूँ कि पावर सेक्टर में 3 घराने बड़े मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 3 बड़े घराने आए हैं। अडानी जो कॉर्पोरेट हाउस है उसने बहुत ट्रांसमिशन के क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्ट किया है। मेधा इंजीनियरिंग हैदराबाद को उसने किया है, और अभी रिसेंटली बड़ा डाटा सेंटर खुलने वाला, जहां तक मेरी जानकारी है तो वो मुंबई में खुलने वाला था। मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो मध्य प्रदेश में डाटा सेंटर जल्दी खुलने वाला है, लेकिन उसके अलावा भी सरकार का ये दायित्व है कि वो जनता के सामने सारा एक पूरा ब्लूप्रिंट रखे, पूरा विजन मैप रखे और जनता को स्पष्ट बताए कि इससे इतने रोजगार मिलेंगे और इससे हमारे प्रदेश को औद्योगिक विकास के ये फायदे होने वाले हैं। ये जानना हमारा अधिकार है अमित जी। बिल्कुल। और वंदना जी, जैसे कि विपक्ष पहले कह चुका है कि अब तक जितने समिट्स हुई है उनको लेकर एक श्वेत पत्र भी जारी करना चाहिए, तो क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद ये स्थिति देखने को मिल सकती है कि पूरी पारदर्शिता के साथ जितना निवेश आया, जितने रोजगार सृजित हुए, इसे पटल पर सरकार रखेगी, भाजपा रखेगी? देखिए अमित जी, जितने भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हुए हैं उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी या कैबिनेट के किसी भी मंत्री द्वारा पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा दिया गया है कि किस उद्योगपति द्वारा कितना निवेश आया है, कितने रोजगार सृजन का इसमें मोटिव है, ये सारी चीजें सामने आई हैं। और एक बात जिस प्रकार से माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे, उनकी बात बिल्कुल मैं सहमत भी हूँ और उस बात को मैं आगे भी बढ़ाना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते, कि सिंगल विंडो सिस्टम पर भी हम कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से माननीय ने कहा है कि जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं उद्योगपतियों को आती हैं, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात बार बार मीडिया को भी बताई है और ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। जो भी उद्योग धंधे जिस भी जिले में लगाए जाएंगे, वहां के जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं वो उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, वो उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। और अगर उन्हें किसी भी प्रकार की जमीन से जुड़ी हुई समस्या आती है या किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस पर एक्शन लेना होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं। साथ ही साथ जब हम ये सारी जो रोजगार सृजन की बात करते हैं और कार्यों की बात करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अभी निवेश आए और जिन पर कार्य भी शुरू हो चुका है। एशियन पेंट्स का 1500 करोड़ रुपए का काम चालू हो चुका है। लॉजिस्टिक पार्क का काम उज्जैन में चालू हो चुका है। दुग्ध डेयरी का काम चालू हो चुका है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो कॉन्क्लेव में जो निवेश आए थे उन पर कार्य भी चालू हो चुका है और वो धरातल पर दिख भी रहे हैं। और उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार अपनी जो भी टिप्पणियां हैं वो देते रहे हैं। और जीआईएस के बाद एक
पूरा का पूरा मुझे लगता है कि प्रारूप जनता के सामने और विपक्ष के सामने और मध्य प्रदेश के सामने मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे कि अभी तक का जो भी समरी पॉइंट्स है वो सारे जनता के सामने रखे जाएंगे। जनता के सामने, विपक्ष के सामने सारे तथ्य आएंगे। हिमानी जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर वंदना जी ने ऐसा आश्वासन दिया है तो आने चाहिए। जो ये हमारी मांग है, अगर हमारी मांग पूरी होती है तो हम बहुत खुश होंगे और मध्य प्रदेश के युवाओं का और नागरिकों का भी उत्साहवर्धन होगा और उनका विश्वास बढ़ेगा। लेकिन मैं इनको करेक्शन ये करना चाहती हूँ कि अभी तक सिर्फ घोषणाओं के बारे में जानकारी दी जाती रही है और दी गई है हर इन्वेस्टर समिट के बाद कि इतनी घोषणा हुई, कितना वाकई में बाद में जमीन पर उतर पाया और जो वजह है जिनकी वजह से निवेशक जो है समिट्स में आते हैं और निवेश नहीं करते बाद में, उन सभी चीजों के ऊपर अगर सरकार वर्क करे तो विपक्ष के नाते ये मेरी सलाह होगी कि अगर हम उन चीजों पर काम करें जिनकी वजह से निवेश आने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है तो हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए और बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा। निश्चित तौर पर, और कोशिश भी यही है, लगातार दावे भी यही किए जा रहे हैं कि इस ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट से बहुत बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आएगा, कई रोजगार सृजित होंगे। तो देखना होगा कि जब ये इन्वेस्टर समिट होती है तब धरातल पर कितने सकारात्मक इसके नतीजे आते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।